आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लाते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो स्टडीज रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो यही दिखाते हैं कि ये माइल्ड इन्फेक्शन करता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु की जो दर है वो कम होती है। खासकर यूके और साउथ अफ्रीका से आई कुछ स्टडीज इसी तरफ इशारा करती हैं। WHO ने भी कहा है, लेकिन ये भी बताया है साथ में कि इसका रिस्क अभी भी बहुत बड़ा है, बहुत हाई है। कई वजह हैं WHO का ऐसा कहने में, लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट्स आई कि ये माइल्ड है, माइल्ड इन्फेक्शन करता है, ज़्यादातर एक्सपर्ट आश्चर्यचकित होने लगे हैं कि क्या ओमिक्रॉन इस पैंडेमिक के अंत की शुरुआत तो नहीं है। और जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, आप खुद भी पूछते होंगे, सोचते होंगे कि आखिर ये महामारी कभी ख़त्म भी होने वाली है या नहीं। भारत में ही एक्सपर्ट का कहना है कि ओमिक्रॉन के तेज़ फैलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये महामारी का अंत करेगा। पैंडेमिक खत्म होगा तो इस पर तो एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि हाँ, ये खत्म तो होगा, लेकिन क्या ओमिक्रॉन से ही? ये आज के कोरोना कवरेज में ही जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अवरिल वत्स, जो यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत हैं। डॉक्टर, ओमिक्रॉन जो है तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है हर जगह, ये लगभग हर देश के उसमें पहुंच चुका है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके फैलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके ट्रांसमिशन रेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये किस आधार पर कहा गया है? जी ये शायद इस आधार पर ज़्यादा कहा जा रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो वेव आई उसमें सिविरिटी ऑफ डिज़ीज़ जो थी वो रिलेटिवली कम थी। यूके में हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रही है, लेकिन डेल्टा के हिसाब से उतनी नहीं बढ़ रही, लेकिन अभी भी ये अर्ली डेज़ हैं। और कुछ रिसर्च ये भी दिखाती है कि हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क्स जो हैं वो डेल्टा के हिसाब से कम हैं, और इसकी जो सिविरिटी है डिज़ीज़ की वो शायद कम है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इन सब के चलते शायद लोग कह रहे हैं कि हमें इसके फैलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो ये ओमिक्रॉन इतनी तेज़ी से फैल रहा है। तो यही बातें हैं जो एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि शायद ये हमारे लिए ठीक रहेगा। और इस स्कूल ऑफ थॉट पर आप कितने सहमत हैं? इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो? नहीं, देखिए हम अभी दो साल होने को हैं इस पैंडेमिक से जूझते हुए, और मेरी पर्सनल राय में तो मैं अभी ये नैरेटिव तो नहीं कहूँगा कि हमें इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वेव्स में देख लिया है, दुनिया भर में देख लिया है कि लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। और अभी भी जो यूके में करंट वेव चल रही है उसमें डेथ्स अभी हो रही हैं। एक्चुअली बच्चों में भी डेथ्स हो रही हैं। दिसंबर के महीने में ही 9-10 बच्चों की डेथ हुई है, जो कि ऑलरेडी हाई रेट्स हैं अगर हम बच्चों के हिसाब से देखें कोविड का। और दूसरे जो लोग हैं, अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, वो अभी भी आईसीयूज़ में उनका भी नंबर अभी सबसे ज़्यादा है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि ये अभी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर बनी रहती है कि देखिए कोई ऐसा वेरिएंट आए जो माइल्ड डिजीज़ दे और पुराने वेरिएंट्स को रिप्लेस करे और वो अपना ट्रांसमिट होता रहे और हमें भी खतरा कम हो। ऐसा हो सकता है इवेंचुअली, लेकिन अभी जब तक इसके पुख्ता प्रमाण नहीं आते कि ऐसा ही है, तब तक हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ओमिक्रॉन ऐसा वेरिएंट है जिससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और इसके फैलाव को रोकने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनके फेफड़ों तक ये बहुत आसानी से पहुंच सकता है। ऐसा भी एक्सपर्ट ने कहा है कि वो ऊपर के लंग्स में तो नहीं पहुंचता, लेकिन अगर किसी को गंभीर बीमारी है तो उसे ये खतरा है। तो क्या फिर भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए एक लैब स्टडी में आया था कि ये जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो फेफड़ों में कम हो रही है, लेकिन जो फेफड़ों तक जाने वाली पाइप्स हैं उसमें ज़्यादा हो रही है। और उससे ये लगाया गया था अनुमान कि इसकी फैलने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है, और लेकिन जो बीमारी करने की क्षमता है वो शायद कम हो गई है। अगेन ये देखिए अभी डेल्टा के भी
शुरू में जब हमने वेव्स आ रही थी, तब शुरू के 1 डेढ़ महीने तक कुछ ख़ास इसकी सीवरिटी नहीं दिखी थी। माइल्ड केसेज़ ही आ रहे थे। तो अभी हम तकरीबन 1 महीना के करीब हुआ है हमें, जैसे मैं यूके की बात करूँ तो, कि इस वेव से जूझते हुए, और अभी केसेज़ बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज़ेशंस बढ़ रही हैं, आईसीयू एडमिशन्स भी बढ़ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्स्ट्रा बेड की कैपेसिटी भी बढ़ाई है। और साथ-साथ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी, जैसे मैंने कहा, कह रहा है कि ये माइल्ड माइल्ड है। तो अ, ये इसका फेफड़ों तक पहुँचना और उसमें बीमारी करना अभी डेल्टा से रिलेटिवली कम सीवियर बीमारी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी बहुत कुछ अननोन है इसके बारे में। तो मैं अभी, जैसा मैंने कहा, कि हमें, आई वुड एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। अगर ऐसा हो जाता है कि हम यही वाला वेरिएंट से निपटने के बाद हम काफ़ी रिलैक्स हो सकते हैं, तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अभी इसके प्रमाण देखने बाकी हैं, अभी डेटा आना बाकी है। अभी ये भी देखना बाकी है कि ओमिक्रॉन अनवैक्सीनेटेड जो लोग हैं, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, इंडिया में सिर्फ 50% के लोग ही हैं जो डबल वैक्सीनेटेड हैं, और बहुत लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अभी भी वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। तो उनके ऊपर ये कैसे असर करती है, तो वो अभी देखना बाकी है। तो ये अभी हमें जंप टू कंक्लूजन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा डॉक्टर, ओमिक्रॉन को लेकर ये भी देखा जा रहा है कि लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। डेल्टा के समय में ये नहीं देखा गया। तो क्या ये जितने लोगों में फैलेगा उतना ही अच्छा है? लाइक नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो क्या ये बेटर रहेगा भारत के लिहाज से भी? जी, इसका जो हॉस्पिटलाइज़ेशन स्टे है वो डेल्टा के हिसाब से कम है, और आपने सही कहा, लोग इनिशियली ठीक जल्दी हो रहे हैं, तो ये इंडिकेशन डेफ़िनेटली इसकी आ रही है। लेकिन अगेन हम फिर वही बात करते हैं कि अभी हमें, जब तक इसके अभी 1 या 2 महीने नहीं निकल जाते, तब तक हमें इसका पूरी तरह से मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि शुरू में ये बीमारी जो है, ये ओमिक्रॉन जो है, सॉरी, ये यंग एडल्ट्स में ज़्यादा फैल रहा है, और वो अनवैक्सीनेटेड भी हैं, और लेकिन वो लेस वल्नरेबल रहे हैं, हमने देखा है पहले ही। तो जब ये 40 प्लस 50 प्लस पॉपुलेशन में ज़्यादा घूमता है, तब जो उनमें जो अनवैक्सीनेटेड हैं, उनमें जो एट रिस्क हैं, उनमें ये कैसा रिएक्ट करता है, कैसे डिजीज़ होती है, जब वो लार्जर ग्रुप्स में जाएगा, ज़्यादा घूमेगा, तब हमें इसका ज़्यादा मालूम चलेगा ये कितनी खतरनाक बीमारी कर रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, कोई भी वायरस हो, आई डोंट थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया कि उसको हम कम्युनिटी में से जाने दें। ये हम फिर से, मतलब जब हम ये कोरोना वायरस शुरू हुई थी, तब भी बहुत बात हुई थी कि हर्ड इम्यूनिटी बना लेनी चाहिए, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, और हमने इसके नतीजे देखे हैं। जब वायरस पूरी पॉपुलेशन में से घूमती है, तब बहुत ही खतरनाक जो है पीछे के जो ये असर है वो छोड़ के जा रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन हाँ, वैक्सीनेशंस हो रही हैं, बूस्टर्स भी लग रहे हैं, इन्फेक्शंस भी चल रहे हैं। इन सब के चलते शायद हमें कुछ प्रोटेक्शन जो है वो बेटर रहे इस बार। लेकिन फिर भी, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं कोरोना वायरस के, और वो भी हमें मिलियंस ऑफ केसेस जो हैं हम देख रहे हैं, यूके में डेफिनेटली देख रहे हैं, इंडिया में भी होंगे। तो वो जो केसेस हैं लॉन्ग कोविड के, जिसमें कि लंबे समय तक इसके असर देखे जा रहे हैं, पूरे अलग-अलग सिस्टम्स बॉडी के जो है उस पे असर देखे जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए अभी भी जो प्रिकॉशन रहेगा वो यही है कि हम इससे संक्रमित ना हों, तो ही बेहतर है, क्योंकि जो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है वो भी हमें मालूम नहीं है। तो अगेन बहुत ही मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि फिर से वही नैरेटिव आ गया कि हम नेचुरल इसकी जो इन्फेक्शन है उससे अगर हम इम्यून हो जाएं एक बार इन्फेक्शन में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही, मेरे हिसाब से, खतरे की घंटी रहेगी आने वाले दिनों में, अगर हमने इसको ठीक ढंग से टैकल नहीं किया तो। वायरस के ट्रांसमिशन की रफ्तार को देखते हुए कई मेडिकल एक्सपर्ट ने ये आशंका जताई है कि राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर पहुंच गया है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इन सभी दावों के बीच बाकी और देशों के लिए भी? जी देखिए, अगेन मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि जब सेकंड वेव आने से पहले भी, फर्स्ट से पहले भी, इंडिया में हम कहते रहे कि यहाँ तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं, और आई थिंक 2 महीने के बाद हमने शायद माना था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। सेम सिचुएशन अभी भी है हमारी इंडिया में। हम मान ही नहीं रहे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, हालांकि ओमिक्रॉन इतनी तेज़ी से फैल रहा है। अगर आपको एक भी केस दिखता है जो बाहर से भी आया हो, और अब हमने उसको मान लीजिए 4-5 दिन बाद डिटेक्ट किया है, तो इट इज़ बट नेचुरल कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, क्योंकि इतनी तेज़ी से फैल रहा है।
एसिम्प्टोमेटिक केसेस 5-5 लोग एक-एक फैमिली के हमने यहाँ पे जैसे टेस्ट किया, उन्होंने ऐसे ही टेस्ट किया क्रिसमस के टाइम पे और वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से ये फैलता है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो डेफ़िनिटली मेरे हिसाब से दिल्ली में क्या बाकी देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा होगा। तो इसमें तो कोई हमें दो राय नहीं रखनी चाहिए और ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारी जो हॉस्पिटल की जो कैपेसिटीज़ हैं वो लिमिटेड है और बाकी बीमारियों के चलते जब कोविड के लोड लोड बढ़ रहे हैं तब सभी लोग सफ़र करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोविड जब हो जाता है तो लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ रही ओमिक्रॉन के साथ। और कोविड ओमिक्रॉन का जब संक्रमण होता है और आपको कोई दूसरी भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी हो, साथ में कोविड हो, उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। आपका कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो, साथ में कोविड हो गया है, उसके रिस्क बढ़ जाएँगे। तो कोविड एज़ सच जो है वो इन इटसेल्फ बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाती है। उसके कई क्लिनिकल इम्प्लिकेशंस हैं। आपकी जो खून जमने की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रोक होने की क्षमता वो कई गुना बढ़ जाती है कोविड में। तो साथ में दूसरी बीमारियाँ भी हों तो डेफ़िनेटली खतरे जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इसको हमें छोटे में करके नहीं देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो चैलेंज है जितना ज़्यादा तेज़ी से ये फैलेगा उतने ज़्यादा पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ेंगे और उसका जो असर होगा वो हमारे हेल्थ सिस्टम पर और लोगों की सेहत पे डेफ़िनेटली उसका जो असर है बुरा असर पड़ने के जो कारण बन सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा लॉन्ग कोविड को हमें इसमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो अभी भी फिर से बार-बार कि इसकी जो ट्रांसमिशन है उसको हम जितना रोक सकें वो सभी के लिए बेहतर होगा। जी, और जो कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की इस ट्रांसमिशन रेट से साइंटिस्ट को राहत की सांस लेनी चाहिए क्योंकि ये महामारी का अंत करेगी। दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पैंडेमिक ऐसा जो है माना जा रहा है। तो अभी की सिचुएशन में ये कितना फिट बैठता है ये स्कूल ऑफ थॉट क्योंकि महामारी की शुरुआत से ही ये चर्चा में रहा है कि पैंडेमिक का अंत जो है वो कैसा दिखेगा? तो क्या ऐसा ही दिखेगा ओमिक्रॉन से? जी, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन जब हम ये अनाउंस कर सकें कि दिस हैज़ ब्रॉट द एंड ऑफ द पैंडेमिक। जैसा मैंने पहले कहा देखिए उम्मीद तो आप हर वेरिएंट से लगा सकते हैं कि जो नया वेरिएंट है ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होगा और डिज़ीज़ सिविरिटी कम करेगा बहुत ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है और अभी हम एक्चुअली इन्फ्लुएंज़ा से भी जूझते हैं। अगर हम ध्यान से सोचें तो फ्लू से भी बहुत डेथ्स होती हैं। तो डिपेंड करता है हमारा क्या नज़रिया है। अगर हम सोचते हैं कि अगर डेल्टा वेव से जो नुकसान हुआ और उससे हम मान लीजिए 10% कम नुकसान हुआ तो हम उससे सैटिस्फाइड हैं, वो हम अपने आप को सेफ मानते हैं, तो मेरा वो मानना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर डेल्टा से अगर मान लीजिए आप 50% भी कम नुकसान होता है लोगों की जानें जाती हैं, तब भी बहुत बड़ा नुकसान है मेरी नज़र में तो। तो आई डोंट थिंक कि हमें ये सोचकर बैठ जाना चाहिए कि दिस इज़ इट, ये एंड है, क्योंकि हमें अभी भी इससे वैसे ही लड़ना चाहिए और वैसे ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए एटलीस्ट, जितना इसको कम से कम फैलने दें, उतना यही नहीं कि हम जानें बचाएँगे, ये भी है कि हम और आने वाले वेरिएंट्स को भी बचा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है ये ओमिक्रॉन सडनली अब अफ्रीका में जहाँ पे वैक्सीनेशन उस रेट की नहीं, तो वहाँ से उपज पड़ा और इंडिया में भी अगर 50% लोगों के पास डबल वैक्सीनेशन नहीं है, तो वहाँ से अगर नया वेरिएंट आ जाता है इसके खिलाफ से, तब हम क्या करेंगे? तो और वो नया वेरिएंट क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। वायरस जस्ट इवॉल्व्स जैसे भी सिचुएशन आती है। तो उसको रोकने के लिए, उस सिचुएशन को रोकने के लिए कि हम नए वेरिएंट से फिर से जूझें, अभी भी हम फिर वही प्रिवेंशन की तरफ जाएँ तो वो बेटर रहेगा। हाँ, मैं टोटली एग्री करता हूँ। इफ दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड देन आई विल बी वेरी हैप्पी, बट हमें तकरीबन अभी 1 डेढ़ महीना और इस बात को कहने से रुकना चाहिए कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एंड, क्योंकि लोग जो हैं आम पब्लिक जो है वो बड़ी जल्दी अपना गार्ड जो है डाउन करके कोई जैसे मैं कहूँ कि रिस्की बिहेवियर शुरू हो जाता है और अगर ये वैसा टर्न आउट नहीं करता है ओमिक्रॉन कि इतना सेफ है कि किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। और जैसा मैंने कहा कि यूके के डाटा में हम देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशंस भी बढ़ रही हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, ठीक है, डेल्टा के हिसाब से नहीं हो रही लेकिन वो हो रही हैं और बाकी बीमारियों के साथ भी इसका रिस्क जो है बढ़ रहा है और लॉन्ग लॉन्ग कोविड का भी बढ़ा हुआ। तो ये सब खतरे अभी बरकरार हैं, ये अभी कहीं गए नहीं हैं, तो वी शुडन्ट फॉरगेट दैट। और अभी डॉक्टर ये तो बस एक प्रेडिक्शन है जो आने वाले दिनों में, महीनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन को अभी कुछ दिनों के लिहाज से व्हाट इज़ नेक्स्ट विथ ओमिक्रॉन? क्या कुछ और डिस्कवर्ड हम कर पाएँगे इसके बारे में जिससे थोड़ा और अलर्ट रहना होगा? देखिए वन थिंग इज सर्टेन कि जो पैरामीटर्स जो क्राइटेरिया हमारे पहले थे कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम करने वाली चीज़ें वही काम अभी भी कर रही हैं। जो अलर्ट रहने की कोई
और एडिशनल ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर आप थोड़े से भी सिम्प्टोमेटिक हैं तो टेस्ट करवा के आइसोलेशन ज़रूर कर लीजिए। और चाहे आपको बीमारी बहुत ज़्यादा ना भी हो, बट अगेन वी हैव टू स्टॉप इट्स इट्स स्प्रेड। और हाँ, ये भी आने वाले दिनों में बिल्कुल हमें मालूम चलेगा कि ये किस करवट बैठता है, ओमिक्रॉन का जो पूरा फैलाव है वो किस करवट बैठता है। इसका जो जो नेक्स्ट सबसे बड़ी बात ये है कि जो डबल डोज वैक्सीनेशन, बूस्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, एल्डरली को प्रोटेक्ट करना, ये ओमिक्रॉन के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने अभी रिसेंटली एक और स्टडी देखी जिसमें डबल डोज और बूस्टर्स जो हैं, स्पेशली बूस्टर जो हैं वो ओमिक्रॉन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं काफ़ी हद तक। अगर हम सिर्फ डबल डोज को देखें या सिर्फ प्री इन्फेक्शन को देखें तो वो इतना असरदार नहीं है। तो और वो ये रियल वर्ल्ड डाटा था। तो इसमें फिर से वही बात उभर कर आती है कि अभी हम खतरे से बाहर नहीं हैं। अभी भी हमें वैक्सीनेशन पे पूरा ज़ोर देना है और प्रिवेंशन पे पूरा ज़ोर देना है। और वो जो प्रिवेंशन के तरीके हैं वो ज़्यादा वो कुछ भी बदले नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे हाथ में अब वैक्सीनेशन और प्री इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हैं जो हमें बचाव कर सकती हैं। तो आने वाले दिनों में हमें बिल्कुल 2 चीज़ों का पता लगेगा कि ये जो ओमिक्रॉन के खतरे हैं वो कितने ज़्यादा हैं या कम हैं। होपफुली ये कम की तरफ जाता रहे। और दूसरा ये कि नए वेरिएंट्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि अभी भी बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग हैं जो अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। रिस्क ग्रुप्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ लोग अभी भी हैं जिनमें अगर वायरस से चला जाता है तो नए वेरिएंट्स उभर कर आ सकते हैं। सो वो जो रिस्क हैं वो अभी भी बरकरार हैं। तो हमें वो बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए और प्रिकॉशंस को अभी हमें गार्ड को लोअर डाउन नहीं करना चाहिए। हम यूके में, यूएस में, यूरोप में क्लियरली देख रहे हैं बहुत तेज़ी से और बहुत केसेस बढ़ रहे हैं जो कि हेल्थ केयर पे बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आज के कोरोना कवरेज को यहीं फिलहाल समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।